नमस्कार दोस्तों आइए आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, एक बार क्विक रिवीजन उसका कर देते हैं। तो पिछले क्लास में हमने सम्राट अशोक के बारे में देखा था, ठीक है। अशोक महान जिनको बोला जाता है, अशोक महान, ठीक है। इनके बारे में हमने पूरे विस्तार से जाना था। जैसे इनके नामों को लेकर हमने जाना, कौन से अभिलेख में क्या इनका नाम है। इनके बहुत सारा नाम है। इनका नाम अशोक जो मिलता है मास्की अभिलेख से मिलता है, अशोक मौर्य जूनागढ़ अभिलेख से, प्रियदर्शी राजा बराबर की गुफा से। बराबर की गुफा हमने बताया कि गया में है, गया और जहानाबाद, ठीक है। तो गया में बराबर की पहाड़ी है, वहाँ उसी पहाड़ी पे क्या है, बराबर की गुफा बनाया गया है। किनके द्वारा? अशोक के द्वारा। किनके द्वारा बनाया गया है? अशोक के द्वारा। 4 गुफा है। एक का नाम है सुदामा, क्या है, बराबर की गुफा, बराबर की जो गुफा है वो 4 है। कितनी है? 4। एक का क्या नाम है? सुदामा है, ठीक है। ये सब रिवीजन है दोस्तों। कर्ण है, सुदामा, कर्ण, चोपड़, और एक क्या था तो विश्व झोपड़ी। ये अभी भी मिलता है दोस्तों, आप जाओ, बड़े ही शानदार तरीका से बनाया गया है ये गुफा, ठीक है। विश्व झोपड़ी, ये गुफा पहाड़ों को तोड़कर उसमें निवास करने के लिए बनाया जाता था। ये जो झोपड़ा बनाया गया था, ये गुफा जो बनाया गया था, विश्व झोपड़ी, और चोपड़, कर्ण और सुदामा, ये गुफा को अशोक ने आजीवक संप्रदाय को जो मानने वाला सन्यासी होते थे, मुनि होते थे, उनको समर्पित कर दिया था। किनको? आजीवक संप्रदाय के मानने वाले भिक्षुक को क्या कर दिया इन्होंने? तो समर्पित कर दिया था, ठीक है। किसने? अशोक ने। सोचो दोस्तों, कितने धर्म के प्रति, हमने पिछले क्लास में बताया कि अशोक धर्म के प्रति बड़े सहिष्णु थे। मतलब अपने जो धर्म को मानते थे, वो बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन किसी को उन्होंने मजबूर नहीं किया कि इसी धर्म को तुम भी मानो। जनता को या किसी को भी वह मजबूर नहीं करते थे। सोचो, ये आजीवक संप्रदाय को मानते भी नहीं थे, फिर भी इन्होंने आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए बराबर में जो 4 गुफा बनाया, उसको समर्पित कर दिया कि आप इसमें रहो। तो इसमें आजीवक संप्रदाय के सन्यासी रहते थे, ठीक है। बाद में इसमें जैन धर्म के सन्यासी भी रहने लगे थे। तो ये आजीवक संप्रदाय को समर्पित था 4 गुफा, ठीक है। फिर हमने देखा कि इसी बराबर के गुफा से इनका नाम क्या मिलता है, तो प्रियदर्शी राजा, और देव नाम प्रिय नाम मिलता है। क्या? देव नाम प्रिय, इनका नाम देव नाम प्रिय। ये गुर्जरा अभिलेख एक है, ठीक है। तो गुर्जरा इन्हीं का अभिलेख है, गुर्जरा अभिलेख, उससे मिलता है देव नाम प्रिय, ठीक है। अशोकवर्धन पुराण से इनका नाम मिलता है। किससे मिलता है? पुराण से। राजा अशोक निट्टूर अभिलेख से। और हमने कहा कि इन्होंने खुद को मगध का सम्राट घोषित किया था। अशोक ने खुद को क्या किया था? मगध का सम्राट घोषित। वो किससे मिलता है? तो वो मिलता है भाब्रू शिलालेख में। भाब्रू शिलालेख में इन्होंने खुद को मगध का सम्राट घोषित किया है, ठीक है, कि मैं अशोक मगध का सम्राट, ठीक है। ऐसे करके उन्होंने इसमें लिखवाया। फिर कहा हमने कि ये अभिलेख लिखवाने की भारत में परंपरा इन्होंने ही शुरू करवाया था, जो कि ये यूनान के हखमनी साम्राज्य के राजा डेरियस से ये ज्ञान लिया था इन्होंने कि पत्थरों में कैसे लिखवाया जाता है। तो जब ये भारत में अभिलेख लिखवाने की परंपरा शुरू किया इन्होंने, अशोक ने, तो इसलिए इनको अभिलेख का पिता भी कहा जाता है। और अभिलेख का अध्ययन क्या होता है? एपिग्राफी, जो हमने बता रखा है, अभिलेख शास्त्री, ठीक है। अशोक के लगभग 300 से ज़्यादा अभिलेख मतलब कि स्थापित इन्होंने करवाया है, ठीक है। हमने बताया भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में 40 से ज़्यादा इनका अभिलेख मिला है, ठीक। अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ मिला है? तो भारत में मिला है व्यापक स्तर पे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूनान में मिला है, जो कि ग्रीक भाषा में है, ठीक है। पाकिस्तान में ख्रोष्टी भाषा, और अफगानिस्तान में अरमाइक भाषा। और ब्राह्मी लिपि किस कहाँ मिला है? तो भारत में, ठीक है, ब्राह्मी लिपि। 4 भाषा में इन्होंने अभिलेख अपना लिखवाया था। तो अशोक के अभिलेख क्या होता था? तो पत्थरों पे लिखवाया जाता था।
तो अब अभिलेख मिला। अब जब साम्राज्य खत्म हुआ धीरे धीरे, कब की बात है दोस्तों, सोचो 269 से 232 ईसा पूर्व अशोक का मतलब कि शासन रहा। आज कितना है 2025, तो 2000 साल इधर, 2000 और 25 साल इधर, और 200, इतना 200 साल आप रखो इसको, ठीक है, 200 साल इधर, तो 2200 साल, 2300 साल की बात है। तो क्या हुआ कि इनके जो अभिलेख लिखवाया तो मिट्टियों में दब गया था, ठीक है, मिट्टियों में क्या हुआ, दब गया। तो उसकी जब खुदाई हुआ, कहीं कहीं खुदाई होकर इनके अभिलेख मिला है, तो सबसे पहला इनका जो अभिलेख खोजा है वो किसने खोजा है, तो टी पैंथलर, किसने, टी पैंथलर ने इसके अभिलेख को खोजा है। कब, तो 1750 में खोजा है, ठीक है। पहली बार अशोक के अभिलेख को किसने खोजा, टी पैंथलर। और अशोक के अभिलेख को पहली बार पढ़ने में जो सक्षम रहा, पहली बार पढ़ने में जो सफलता प्राप्त की, वो किसने की, तो जेम्स प्रिंसेप, किसने, जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त की अशोक के अभिलेख को पढ़ने में। कब, 1837 में, ठीक है, 1837 में दोस्तों। दोस्तों इसके बाद हमने बताया कि अशोक के बारे में और हमने जानकारी दिया था आपको। क्या हमने बताया था, तो हमने कहा था कि प्रारंभिक तौर पे इन्होंने शैव धर्म को अपनाया। ये कौन कहता है, तो कलहन कहता है अपने राजतरंगिणी पुस्तक में कि अशोक प्रारंभिक स्तर पर, प्रारंभिक तौर पे, प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहली बार कौन से धर्म को अपनाया था, तो शैव धर्म को, ठीक है, शैव धर्म को। ये कलहन कहता है, कौन कहता है, कलहन अपने पुस्तक राजतरंगिणी में कहता है, ठीक है। इन्होंने एक नए शहर का स्थापित करवाया जिसका नाम क्या है, श्रीनगर। क्या दोस्तों, श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर की आज भी राजधानी है, ठीक है। ये महानतम शासक था, नो डाउट दोस्तों। जैसे कि इन्होंने, हमने बता रखा कलिंग युद्ध पे ये महानतम शासक था, ठीक है। कलिंग युद्ध को इन्होंने जीता था दोस्तों। कितनी कितनी वहाँ पे बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ था, लाखों लोग मारा गया था, 1 लाख से ज़्यादा लोग कहा जाता है कि मारे गए थे, जिसमें वृद्ध था, नवयुवक था, बच्चे, महिलाएं, सभी को कत्ल कर दिया गया था दोस्तों। इसी दृश्य को देखकर अशोक का मन में क्या आ जाता है, परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हो जाता है। फिर वो अपने भतीजे निग्रोध के माध्यम से किससे शिक्षा लेता है, बौद्ध धर्म का, तो उपगुप्त से शिक्षा लेता है बौद्ध धर्म का। और वो कहते हैं कि अब अशोक यानी हम जो है भैरी घोष, युद्ध की नीति के जगह पर धर्म घोष, मतलब कि धर्म के नीति से साम्राज्य का विस्तार करेंगे। कलिंग युद्ध हमने बता रखा है आपको, काफ़ी विस्तार से कलिंग युद्ध को हमने बताया है दोस्तों, कि कलिंग जो है उड़ीसा का एक प्रांत था। किसका प्रांत था, तो उड़ीसा का एक प्रांत था, ठीक है, उड़ीसा का प्रांत, एक राज्य था उड़ीसा का, ठीक है, जिसमें उस समय राजा कौन था। अच्छा, कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किस में मिलता है, तो अशोक के 13वां शिलालेख से। किससे, 13वां शिलालेख से। कलिंग का राजा उस समय कौन था, तो नंदराज था। कौन था दोस्तों, नंदराज। नंदराज कलिंग का राजा था। ये किससे मिलता है सूचना, तो ये मिलता है कौन सा अभिलेख से, तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है दोस्तों। तो ये हमने आपको पिछली क्लास में बताया कि ये किस प्रकार से कलिंग युद्ध को ये जीतते हैं। फिर कारुवाकी जो कि नंदराज के पुत्री रहती है उससे ये विवाह करते हैं, ठीक है। कलिंग युद्ध के कारण हमने बता रखा है कि अर्थशास्त्र में चाणक्य कहते हैं कि हाथी वहाँ काफ़ी मात्रा में थे, तो हाथियों को ये लाना, मतलब कि वहाँ से लेना चाहते थे, तो हाथियों के लिए इन्होंने युद्ध किया था, कलिंग युद्ध। अब प्लिनी कहता है कि व्यापार की अधिकता, व्यापार वहाँ काफ़ी संपन्न थी, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने युद्ध किया था दोस्तों। फिर हमने कहा कि जब ये बौद्ध धर्म को अपनाए तो बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ किए थे, तो बौद्ध धर्म को श्रीलंका, भारत के साथ साथ विदेश में, जैसे श्रीलंका में इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेज दिए थे, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। महाराष्ट्र में धर्म रक्षित को, मैसूर में महादेव को, ठीक है, मैसूर विदेशी राज्य है तो महादेव को, यूनान में महारक्षित को, तो ऐसे इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म के प्रचार
देश के साथ साथ विदेश में भी किया था, ठीक है, स्वदेश के साथ साथ विदेश में भी। अशोक ने एक नया आचरण संहिता बनाया था, जिसमें वो बताते हैं क्या बनाया था, एक नया धर्म स्थापना किया था, अपना स्वनिर्मित अपना धर्म, जो धर्म न होकर क्या था, एक धर्म की स्थापना किया था। ये क्या था, आचरण संहिता था। क्या था दोस्तों, आचरण संहिता, जो मानवतावाद पर आधारित था, बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड था, ठीक है, वो दोनों को मिलाकर इसने एक नया धर्म बनाया, जो धर्म न होकर, संप्रदाय न होकर, एक आचरण संहिता था कि आप अपने जीवन में नैतिकता का प्रसार करो, अपने जीवन में अच्छी आचरण रखो, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा, जियो और जीने दो, पशु वध ना करो, ठीक है, बड़ों का सम्मान करो, ये इन्होंने कहा। और धर्म की प्रचार इन्होंने करना, अच्छा, इसका धर्म की स्थापना किया था, ये इसका जानकारी कहाँ से मिलता है, तो राहुलो सूक्त से। किससे मिलता है, राहुलो सूक्त एक बौद्ध ग्रंथ है, इससे मिलता है कि इन्होंने एक धर्म की स्थापना किया था, धर्म की स्थापना इन्होंने किया था, ठीक है। और इस धर्म के प्रचार प्रसार इन्होंने भी करना शुरू किया। तो इन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु धर्म यात्रा शुरू किया, ठीक है। क्या शुरू किया दोस्तों, धर्म यात्रा। तो धर्म यात्रा के दरमियान इन्होंने जब शुरू किया तो 10वें वर्ष, जब धर्म यात्रा शुरू किया तो पहले वर्ष, दूसरे, तीसरे, चौथे अलग अलग जगह में इन्होंने गया, तो 10वें वर्ष, धर्म यात्रा के 10वें वर्ष में इन्होंने बोध गया आया था। कहाँ आया था दोस्तों, तो बोध गया। तो 10वें वर्ष कहाँ आया था, ये अशोक बोध गया, ठीक है। और 20वें वर्ष नेपाल के लुम्बिनी गया, लुम्बिनी ग्राम कहाँ है, तो नेपाल में लुम्बिनी, जहाँ से कौन आते हैं, तो बुद्ध, ठीक है, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी, तो लुम्बिनी ग्राम में, ठीक है। तो यहाँ 20वें वर्ष इन्होंने गया था। इसको आप विशेष रूप से याद रखना कि धर्म यात्रा जब ये कर रहे थे तो 10वें वर्ष कहाँ आए थे, तो बोध गया में, ठीक है। और 20वें वर्ष नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में, जहाँ बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। दोस्तों, काफ़ी विस्तार के साथ हमने पिछले क्लास में अशोक को बताया, जिसको आज 12 से 13 मिनट में हमने इसको रिवीजन कर दिया। फिर अशोक का जो उत्तराधिकारी होता है कुणाल, कौन, अशोक का उत्तराधिकारी, ठीक है। तो इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं, कुणाल, ठीक है, कुणाल। ये सब कमज़ोर शासक इसके बाद आते हैं, ठीक है। अच्छा, अशोक ने कुछ क्या, तो कुछ हमने बोला कि अधिकारियों का नियुक्त किया था, जैसे राजुक जो कि कर को वसूलता था, और महामात्र क्या करता था, तो नगर प्रशासन को देखते थे। कुणाल इसके उत्तराधिकारी हुए। कुणाल के बाद बंधुपालित हुए। ये सब आपको याद नहीं रखना, बस कुणाल को याद रखना, बंधुपालित। कुणाल के बाद कौन हुए, बंधुपालित, ठीक है, मगध के शासक, इसे मौर्य वंश के शासक। फिर दशरथ हुए, दशरथ। इसके बाद संप्रति हुए। फिर अंतिम शासक जो हुए, अंतिम शासक बृहद्रथ। कौन हुए, बृहद्रथ, ठीक है। तो ये सब आप नहीं याद रखना, बस एक याद रखना कि अशोक का जो उत्तराधिकारी थे वो कौन थे, कुणाल थे। फिर अंतिम शासक कौन थे, बृहद्रथ थे। ये सब दोस्तों एक अयोग्य शासक था, कमज़ोर शासक। अच्छा, कमज़ोर शासक होने का क्या अभिप्राय है, क्यों कमज़ोर, अशोक इतने महान शासक, उनके उत्तराधिकारी इतना कमज़ोर कैसे, ठीक है। तो कमज़ोर होने के एक ये भी कारण था कि अशोक ने काफ़ी दान किया, दोनों हाथों से उन्होंने पैसे को दान में कर दिया, तो राजकोष क्या होने लगा, खाली होने लगा दोस्तों, होगा ही खाली, ठीक है। कर को इन्होंने बहुत कम मात्रा में वसूला, ठीक है, मतलब बहुत कल्याण के कार्य इन्होंने किया, तो राजकोष तो खाली होगा ही होगा। तो अब जब राजकोष खाली होगा और साथ साथ में इन्होंने युद्ध नीति को भी त्याग दिया, तो इसके जो उत्तराधिकारी होंगे वो कैसे मजबूत होंगे, युद्ध नीति, युद्ध करना ही नहीं है, तो जो उत्तराधिकारी होंगे वो तलवारबाजी सब सीखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कमज़ोर हो गए। सेना में उतना खर्च ही नहीं आएगा, सैन्य व्यवस्था उतना मजबूत नहीं रह पाया, क्योंकि युद्ध तो करना ही नहीं है,
बस अपनी राज्य की रक्षा करनी है तो उतनी बड़ी संख्या में सेना भी नहीं रहेगा, तो कमज़ोर तो होना ही है उत्तराधिकारी। तो अंतिम जो हुए कौन हुए, तो वृद्धरथ हुए। ठीक है, वृद्धरथ को इसी के मंत्री वृद्धरथ को, जिसका नाम था दोस्तों पुष्यमित्र। क्या नाम था, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग इसी के मंत्री था, जिसने हत्या कर दिया किसका, वृद्धरथ का हत्या कर दिया एक ने, और मौर्य वंश को, विशाल मौर्य वंश को समाप्त किया और एक नया वंश शुंग वंश की स्थापना मगध की धरती पे किया। कौन से वंश की, शुंग वंश की स्थापना करता है दोस्तों। तो ये मौर्योत्तर काल, मौर्य के बाद के काल में हम पढ़ेंगे। अभी हम देख लेते हैं इसका सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था मौर्य काल का। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था क्या था, इसके बारे में डिटेल से हम जानकारी प्राप्त आपको कराते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आपकी स्वागत है इसके प्रशासन व्यवस्था में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहला तो हम इसके पतन के कारण आपको बता दें कि पतन का कारण क्या था, मौर्य इतने विशाल साम्राज्य के पतन कैसे हुआ। तो पतन के कारण, ठीक है, कैसे वृद्धरथ को कौन मार देते हैं, इतना कमज़ोर हो गया था कि उसी के मंत्री ने मार दिए। तो कमज़ोर होने के कारण दोस्तों, कमज़ोर उत्तराधिकारी पतन होने के कारण क्या था, कमज़ोर उत्तराधिकारी क्यों, जो हमने बता रखा है आपको, कमज़ोर उत्तराधिकारी। अशोक जब तक थे तब तक तो किसी का मजाल नहीं था कि इसके ओर देखे भी, इसके राज्य की ओर, क्योंकि सब जानते थे, कलिंग युद्ध से सब परिचित थे दोस्तों। ठीक है, तो सबको मतलब ये लगता था, डर तो सताए ही थे कि अशोक ने तलवार रखी जरूर है लेकिन चलानी तो थोड़ी ना भूल गई है। एक बार अगर तलवार उनका उठ जाए तो फिर अच्छे उठ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो कमज़ोर उत्तराधिकारी मतलब कि होना, ये भी साम्राज्य के, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, किसके, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। ठीक है, फिर कमज़ोर अर्थव्यवस्था पे भी वैसा ध्यान नहीं दिया गया। तो कमज़ोर अर्थव्यवस्था, अब सोचो कि कुछ उत्पादन ही नहीं होगा, कृषि नहीं होगा उतनी संख्या में, उतनी मात्रा में, तो फिर कैसे सेना मजबूत होगा, कैसे उसका प्रजा मजबूत होगा। तो कमज़ोर सेना भी हो जाएगा। ठीक है, तो कमज़ोर सेना, क्योंकि युद्ध भी तो नहीं करना था, तो सेना कमज़ोर होना ही होना है। और साथ साथ में दोस्तों, जब ये कमज़ोर इसकी स्थिति थी तो ब्राह्मण धर्म, जिसको जैन बौद्ध ये सब ने सताया, इसको मतलब क्या किया, तो इसके विस्तार को रोका। तो ब्राह्मण धर्म ने अब इसके कमज़ोर की स्थिति देखकर इस पर आक्रमण करना शुरू किया, ब्राह्मण धर्म के लोगों ने। तो ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। ठीक है, तो ये था दोस्तों इसके पतन के कारण, क्या, कमज़ोर उत्तराधिकारी, कमज़ोर अर्थव्यवस्था, कमज़ोर सेना, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। ब्राह्मण बार बार क्या करते थे, अटैक करते थे। आइए दोस्तों, अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य की प्रशासन। क्या देखते हैं दोस्तों, तो मौर्य साम्राज्य की प्रशासन, मौर्य साम्राज्य की प्रशासन, क्या प्रशासन था। ठीक है, तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य पहले भी हम कुछ आपको बता रखे हैं कि ये प्रथम केंद्रीय साम्राज्य था। क्या था, प्रथम केंद्रीय साम्राज्य था। ठीक है, केंद्रीय साम्राज्य मतलब पूरे भारत का एकीकरण, छोटे छोटे राज्यों को, बड़े बड़े राज्यों को एकीकरण, एक ही में मिला लिया था। तो भारत में क्या था, भारत का इन्होंने एकीकरण किया, भारत का एकीकरण किया। ठीक है, जैसे राज्यों का एकीकरण हमने पढ़ रखा है कि पॉलिटी में, कि राज्यों का एकीकरण क्या होता है, तो छोटे छोटे भाग को बड़े बड़े भाग को मिलाना। ठीक है, एक में। तो राज्यों का एकीकरण इस समय भी हुआ था। ठीक है, जैसे 5 प्रांत हमने बताया कि अशोक के समय 5 प्रांत, 5 चक्रों में बांटा साम्राज्य को, कलिंग को एक 5वां बनाया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने 4 चक्र। ठीक है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को चक्रवर्ती राजा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अधिक कल्याणकारी ये राज्य था। ठीक है, मौर्य प्रशासन में हम देखेंगे अधिक कल्याणकारी क्या था,
अधिक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, अधिक कल्याणकारी क्या था, कल्याणकारी राज्य था दोस्तों। कल्याणकारी कैसे, तो हमने आपको बता रखा है कि कल्याणकारी इस प्रकार से था कि जैसे अशोक ने बांध, नहर ये सब बनवाए और बहुत कर को बहुत कम मात्रा में वसूला। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो मंत्री पुष्यगुप्त था, जो उन्होंने गुजरात के सौराष्ट्र में हमने बताया था गिरनार पर्वत पर क्या बनाया था, सुदर्शन झील, जो कि मीठे पानी के झील था। तो किसके लिए इन्होंने बनवाया था, तो जनता के लिए ने बनाया था इन्होंने। ठीक है, तो ये कल्याणकारी क्या था, राज्य था दोस्तों। केंद्रीय प्रशासन का प्रथम केंद्रीय साम्राज्य था। तो केंद्रीय प्रशासन का मतलब क्या होता है, केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन का मतलब होता है, समझो कि राजा है, ये राजा केंद्र में है, बाकी अर्थव्यवस्था है सब इसके अंदर आ जाएगा। अर्थव्यवस्था है, ठीक है, क्या अर्थव्यवस्था, न्यायपालिका, न्यायपालिका सब राजा के अंदर आ जाएगा। ठीक है, न्यायपालिका हो या फिर सेना हो, क्या हो, सेना हो, सब राजा के अंदर। या तो क्या हो, आंतरिक सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा सब किसके अंदर आ जाएगा, राजा। सामाजिक कल्याण हो, सामाजिक सब कार्य कौन करेगा, राजा करेगा। ठीक है, प्रशासन हो, सब किसके अंदर, राजा के अंदर, प्रशासन। तो ये केंद्रीय क्या था, प्रशासन की परिभाषा होता है। ठीक है, कि जितना भी समाज में है, सेना है, आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, न्यायपालिका, अर्थव्यवस्था, जितना भी है सब क्या हो जाएगा, राजा के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको ये देखना, ये सब तो पहले भी थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रखा है हमने। अब एक जगह हम सोच रहे हैं कि इसको बढ़िया से बता दे, ताकि मगध के समाज को आप बढ़िया से समझ सको। ठीक है, तो प्रशासन के बारे में जो जानकारी देता है वो मुख्य स्रोत है कि प्रशासन का, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के जानकारी के लिए मुख्य स्रोत क्या है, जो इसके प्रशासन का जानकारी देता है। तो इसके प्रशासन के लिए दो मुख्य स्रोत है दोस्तों। एक है इनका अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र किनका, चाणक्य का, चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र, जो इसके मगध के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, अर्थशास्त्र। ठीक है, कौन, चाणक्य का अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र में चाणक्य क्या लिखते हैं, संप्रभुता का सिद्धांत, संप्रभुता का सिद्धांत मतलब मौर्य साम्राज्य संप्रभु था, राजा के कर्तव्य, राजा के क्या दोस्तों, कर्तव्य लिखते हैं। ठीक है, और दूसरा है, पहला तो हो गया चाणक्य का क्या, अर्थशास्त्र, दूसरा है इंडिका, क्या, इंडिका। इंडिका को किसने लिखा, तो मेगास्थनीज ने। ये भी प्रशासन के बारे में जानकारी देता है मौर्य साम्राज्य का, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज लिखते हैं किसको, इंडिका को। ठीक है, ये नगर प्रशासन के बारे में बताता है, किसके बारे में, नगर प्रशासन, कि नगर में, मौर्य साम्राज्य के नगर में कैसी प्रशासन की व्यवस्था थी। एक और स्रोत है जिसका नाम है अशोक का अभिलेख। अशोक जो अभिलेख लिखवाते हैं उसमें भी प्रशासन के बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है, तो अशोक का अभिलेख, ये है दोस्तों प्रशासन के जानकारी के लिए मुख्य स्रोत। तो पहला क्या है, चाणक्य का अर्थशास्त्र, जिसमें संप्रभुता का बारे में लिखा गया और राजा के कर्तव्य के बारे में बताया गया। इंडिका है जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। मेगास्थनीज कौन थे, तो वही जो मतलब कि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये राजदूत आए थे। राजदूत क्या होता है दोस्तों, राजा के द्वारा भेजा गया दूत को ही क्या कहा जाता है, राजदूत कहा जाता है। किसी दूसरे राज्य के राजा के द्वारा भेजा गया दूत। ठीक है, तो मेगास्थनीज किसके द्वारा, तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, तो दोस्तों आइए, ये प्रमुख स्रोत हमने देख लिया जानकारी के लिए। ठीक है, अब समाज का विभाजन देखते हैं इसके, क्या, समाज का, साम्राज्य का विभाजन, मगध साम्राज्य को किस प्रकार से इन्होंने बांटा था। तो साम्राज्य का विभाजन दोस्तों, साम्राज्य का विभाजन जो था 4 चक्र में और अशोक 5 चक्र में बांट दिया। ठीक है,
एक और पाँचवा जोड़ा था ना अशोक। तो जैसे हमने बता रखा है पहले भी, एक था उत्तरापथ, ठीक है, ये कौन बांटे थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ये कौन बताता है, तो चाणक्य का पुस्तक इसमें क्या उसका नाम है, अर्थशास्त्र में, ठीक है। उत्तरापथ जिसकी राजधानी, उत्तरापथ की राजधानी कहाँ था, तक्षशिला था, ठीक है। दक्षिणापथ, दक्षिणापथ दक्षिण भारत को दक्षिणापथ, ठीक है, दक्षिणापथ इसकी राजधानी सवर्णगिरी, सवर्णगिरी, ठीक है। फिर मध्य देश बताया हमने, मध्य देश, मध्य देश को प्राची देश भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्राची देश, ठीक है। मध्य देश ये पाटलिपुत्रा वाला दोस्तों, तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र। बिहार ये सब जो था मध्य देश में आता था, ठीक है, मध्य देश। और एक क्या था, तो एक था दोस्तों आपको उज्जैन हमने बता रखा, पश्चिम में क्या, उज्जैन। उज्जैन की राजधानी कहाँ था, तो अवंतिका, अवंतिका। ये दोस्तों 4 चक्र हुआ, 4 क्या हुआ, चक्र, जो कि किसका था, तो ये तो दोस्तों था आपका चंद्रगुप्त मौर्य का। और एक पाँचवा जो जोड़ा था, पाँचवा प्रांत, चक्र मतलब प्रांत, ठीक है, तो पाँचवा प्रांत या पाँचवा चक्र जो जोड़ा था वो कौन जोड़ा था, तो अशोक ने जोड़ा था। किसने जोड़ा था, अशोक। किसको जोड़ा था, तो कलिंग जब ये जीते थे, कलिंग, तो कलिंग को पाँचवा चक्र के रूप में जोड़े थे, ठीक है। और कलिंग को इन्होंने, कलिंग का राजधानी क्या बनाया था, तोसली, ठीक है। तो ये दोस्तों रहा इसके साम्राज्य का, आपको क्या हमने बता रखा है, विभाजन, कि उत्तरापथ इसकी राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ सवर्णगिरी, मध्य देश को प्राची देश भी पाटलिपुत्र, उज्जैन अवंतिका राजधानी, ठीक है। और पाँचवा चक्र या प्रांत तब जुड़ता है जब अशोक किसको जीतता है, कलिंग को। तो पाँचवा चक्र क्या था, कलिंग था दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा मगध का साम्राज्य। अब दोस्तों राज्य से संबंधित चाणक्य अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत देता है, मतलब 7 सिद्धांत राज्य से संबंधित। तो राज्य का सप्तांग सिद्धांत, कि कोई भी संप्रभु राज्य है उसको सप्तांग सिद्धांत मतलब ये 7 सिद्धांत का पालन करनी चाहिए। तो ये कौन देते हैं, तो चाणक्य। कौन देते हैं दोस्तों, चाणक्य। अर्थशास्त्र में, कौन से पुस्तक में, अर्थशास्त्र में चाणक्य देते हैं राज्य का सप्तांग सिद्धांत। ये सप्तांग सिद्धांत क्या है दोस्तों, तो सप्तांग सिद्धांत ये आपको ना भी याद रखो तो कोई दिक्कत, लेकिन ये आप याद रखना कि सप्तांग सिद्धांत दिए कौन है, तो चाणक्य ने दिए हैं। कौन सी पुस्तक में, अर्थशास्त्र में। कोई भी संप्रभु राज्य के लिए ये क्या कहते हैं कि पहला तो राजा होना चाहिए, जो कि सबसे ऊपर होनी चाहिए, स्वामी, ठीक है, उस राज्य का स्वामी ये होनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा इन्होंने कहा कि एक मंत्री होना चाहिए जिसको अमात्य कहा इन्होंने, क्या, अमात्य या मंत्री, ठीक है, मंत्री, एक मंत्री, ठीक है, राजा के बाद, तो वो अमात्य। फिर तीसरा कहा कि भूभाग, उसका एक अच्छी खासी भूभाग होनी चाहिए, जैसे मगध का भूभाग था। भूभाग मतलब क्षेत्र, क्या दोस्तों, क्षेत्र। मगध का कितना विस्तारित क्षेत्र था दोस्तों, तो उन्होंने कहा भूभाग होनी चाहिए। अब भूभाग ही नहीं रहेगा तो राजा किस पर राज करेगा, मंत्री कहाँ क्या करेगा, ठीक है। फिर चौथा कहा कि दुर्ग, क्या दोस्तों, दुर्ग, दुर्ग मतलब किला। तो किला भी मतलब ये जो क्षेत्र है, भूभाग है, इसके चारों तरफ किला बनाना चाहिए, मतलब कि दुर्ग बनाना चाहिए, ठीक है, जो कि इसकी रक्षा करे, ठीक है, क्या करे, रक्षा करे भूभाग का, ठीक है। तो किला बनवानी चाहिए। कैसे हम मंदिर बनाते हैं, तो मंदिर जब बनवाते हैं तो इसके चारों तरफ दीवार बना देते हैं, ठीक है, तो ये बाहरी लोगों से सुरक्षा करता है। तो किला मतलब कि ये बनवाने की बात करते हैं, ठीक है, चौथा। और पांचवा कहते हैं कि बाला, बाला मतलब सेना, तो सेना, सैनिक, ठीक है, ये होनी चाहिए, ठीक है। फिर कहते हैं छठा ये कि कोष, कोष होनी चाहिए। कोष मतलब क्या, तो कोष मतलब कि दोस्तों क्या होता है कि जो जिसमें धन को रखा जाता है, संचय किया जाता है, संपत्ति को संचय किया जाता है, ठीक है, तो कोष होनी चाहिए, पैसा रखा जाता है, जो भी मतलब अर्थव्यवस्था का आधार है वो इसमें रखा जाता है, ठीक है, तो कोष होनी चाहिए। और
सातवां कहते हैं कि मित्र होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी को अपना शत्रु बना लो, अगल बगल के राज्य को शत्रु ही बना दो, दुश्मन ही बना लो, तो सभी मिलकर क्या कर लेगा, तो अटैक कर देगा। क्योंकि दुश्मन क्या होता है दोस्त। तो अब बहुत सारा आप दुश्मन बना रखे हो, तो वो सभी क्या करेगा, एक संगठन बना के आपके ऊपर अटैक कर देगा, फिर आप क्या हो जाओगे, परास्त हो जाओगे। तो सप्तांग सिद्धांत क्या कहते हैं कि राजा होनी चाहिए सबसे ऊपर, फिर अमात्य, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। भूभाग बताया इन्होंने कि भूभाग अच्छी खासी होनी चाहिए, किला होनी चाहिए, ठीक है, सेना होनी चाहिए, कोष जिसमें मतलब कि क्या हो, राजकोष। जैसे बैंक है तो बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो कोष भी उसी प्रकार से, ठीक है। और मित्र भी होनी चाहिए, ऐसा ना कि केवल दुश्मन ही आप बना लो, ठीक है, राज विस्तार के चक्कर में। फिर अब देखते हैं दोस्तों, ये सप्तांग सिद्धांत था, ठीक है, चाणक्य का। अब देखते हैं इसका क्या, अर्थव्यवस्था, ठीक है दोस्तों। पहले आप जानो कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखे हैं चाणक्य, कौन सा पुस्तक, अर्थशास्त्र, किसने लिखा, चाणक्य। इसमें ये बताते हैं कि 18 तीर्थ था मौर्य साम्राज्य में। 18 तीर्थ मतलब क्या होता है, तो जो उच्च अधिकारी होते हैं ना उसको तीर्थ, उच्च अधिकारी, तो उच्च अधिकारी, ठीक है, को तीर्थ कहा गया था। कितना तीर्थ था, 18 तीर्थ। मतलब मौर्य साम्राज्य में 18 जो था उच्च अधिकारी, जैसे आज IAS IPS ये सब क्या हो गया, उच्च अधिकारी हो गया। तो उस प्रकार से उस समय भी था 18 तीर्थ मतलब उच्च अधिकारी। और 27 अध्यक्ष, कितना, 27 अध्यक्ष की बात करते हैं, किसमें, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में ये कहते हैं कि साम्राज्य को 8 इकाई में बांटा गया था। साम्राज्य को कितनी इकाई में, 8 इकाई में। ये 8 इकाई क्या है, ये आप नहीं जानो तो बेहतर है। 8 इकाई मतलब जैसे सबसे छोटी इकाई ग्राम, ग्राम से मिलके संग्रहक, 100 को ग्राम यानी 100 गांव मिल जाता था तो संग्रहक, संग्रहण कहा जाता था। 200 गांव तो खारवटिक कहा जाता था। 400 गांव तो द्रोणमुख कहा जाता था। और 800 तो स्थानिक। और उसके बाद जब बहुत सारा स्थानिक मिलता था तो आहार या विषय बनता था। फिर उसके बाद प्रांत, फिर उसके प्रांत को मिलाकर साम्राज्य बनता था। तो इस प्रकार से 8 भागों में। तो आप ये केवल जानो कि अर्थशास्त्र में चाणक्य के अनुसार साम्राज्य को कितने इकाइयों में बांटा गया था, तो साम्राज्य को 8 इकाइयों में बांटा गया था, ठीक है। तो ये रहा अर्थशास्त्र की कुछ क्या विशेषता। अब नगर प्रशासन के बारे में दोस्तों, नगर प्रशासन के बारे में मेगास्थनीज बताते भी हैं, ठीक है। नगर प्रशासन के बारे में कौन बताते हैं, मेगास्थनीज। तो दोस्तों आइए नगर प्रशासन देखते हैं। नगर प्रशासन के बारे में कौन बताते हैं, नगर प्रशासन, ये मेगास्थनीज। शायद आपको कुछ अजीब लग रहा होगा, तो एक बार और हम पहले पीछे ले लें, ठीक है। हमने अभी तक क्या बताया दोस्तों कि केंद्रीय शासन था, ठीक है। ये कल्याणकारी शासक यहाँ के थे। ये केंद्रीय शासन का मतलब हमने बताया, केंद्रीय प्रशासन का क्या होता है कि राजा के अंतर्गत सभी कुछ आ जाते हैं, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था, सभी उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमने बताया कि इसके साम्राज्य का विभाजन, पहला तो बताया कि 4 चक्रों में, फिर 5 चक्रों में और 8 इकाइयों में साम्राज्य को विभाजित किया गया था, ठीक है। तो ये हमने बता रखा है, ठीक है। फिर दोस्तों जो अर्थशास्त्र है उसमें 18 तीर्थ मतलब 18 उच्च अधिकारी की चर्चा किया गया है, ठीक है। साम्राज्य का विभाजन चाणक्य के अनुसार कितनी इकाइयों में किया गया था, तो 8 इकाइयों में किया गया था। तो दोस्तों अब देखते हैं जो नगर प्रशासन मेगास्थनीज देता है। मेगास्थनीज कहता है कि नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां थी। कितनी समितियां, नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां थी। 6 समितियां मतलब 6 समिति मिलकर नगर प्रशासन को देखता था, जिसमें से प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे, 5-5 सदस्य होते थे।
6 समिति थी नगर प्रशासन को देखने के लिए, और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। ये 6 समिति क्या थी, ये आप नहीं जानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देते हैं। अगर आपको लगेगा कि होनी चाहिए, लिखनी चाहिए, तो आप लिखना, ना तो नहीं लिखना। पहला समिति था दोस्तों जो देखता था, प्रथम समिति, प्रथम समिति ये देखता था दोस्तों उद्योग, उद्योग जो होता है, ठीक है, इंडस्ट्री, उद्योग संचालन को देखता था कि किस प्रकार से उद्योग संचालन हो रहा है, ठीक है। तो उद्योग संचालन को कौन देखता था, और उत्पादन, और जो उत्पादन होता था, ठीक है, उसको देखता था कौन, प्रथम समिति। और द्वितीय समिति जो था, द्वितीय समिति ये विदेशियों का आंकड़ा देखता था कि कितना विदेशी आया है भारत में, ठीक है, मगध में। तो विदेशियों का आंकड़ा कौन रखता था, तो द्वितीय समिति। फिर तृतीय समिति है दोस्तों, तृतीय समिति। तो तृतीय समिति क्या देखता था, ये जन्म और मरण, ठीक है, जीवन व मृत्यु आप लिख सकते हो, जीवन व मृत्यु, मतलब कितना लोग जन्म लिया है, कितना लोग मरा है, इसकी आंकड़ा रखता था, ठीक है। तो प्रथम समिति क्या करता था, उद्योग संचालन, ठीक है, उद्योग जहाँ पे क्या होता है, तो आप समझो कोई मिल है या कोई फैक्ट्री है, ये सब को देखता था, ठीक है, कौन, प्रथम समिति। द्वितीय समिति विदेशियों का आंकड़ा, कितना विदेशी आया, कितना गया, ये। फिर जीवन और मृत्यु, कितना मरा, कितना जन्म लिया, ये कौन देखता था, तृतीय समिति। कौन, तृतीय समिति देखता था, ठीक है। फिर चतुर्थ समिति जो था दोस्तों, चौथा समिति, ये चौथा समिति क्या देखता था, तो व्यापार को देखता था कि व्यापार किस प्रकार से चल रहा है, उसको देखता था, ठीक है। पांचवा जो समिति था दोस्तों, पांचवा समिति, ये माल की बिक्री एवं खरीद जो इसमें बनाया जा रहा है, ठीक है, संचालन में माल बनाया जा रहा है, वस्तुएं बनाया जा रहा है, और व्यापार जो हो रहा है ना, तो इस व्यापारी में जो बिक्री होता था, माल की, वस्तुएं की बिक्री, तो माल की बिक्री, ठीक है, और खरीद। तो माल की बिक्री एवं खरीद को कौन देखता था, तो पांचवा समिति। और छठा समिति जो देखती थी, वो क्या देखती थी, तो बिक्री कर, जो बिकता था तो उस पर टैक्स जो लगता है उसको संबंधित ये समिति थी, पांचवा। तो दोस्तों हमने मगध के बारे में आपके अंदर कुट कुट के एक बात क्या कर दिया है, दे दिया है आपको, ठीक है। तो आपको इतना पढ़ना भी नहीं है, फिर भी हम मतलब ये समझने के लिए कि नगर प्रशासन मेगास्थनीय बताता है, 6 समितियाँ बताता है, तो ये आपको दिमाग में अगर ऐसा है कि 6 समिति क्या है, तो हमने ये इसको बता रखा है कि प्रथम समिति जो था, ये 6 समिति 5-5 सदस्य थे, तो 5 सदस्य इसमें भी, 5 सदस्य इसमें, 5 सदस्य। प्रत्येक समिति का कुछ न कुछ काम दिया गया था। प्रथम समिति का काम क्या था, उद्योग संचालन और उत्पादन को देखना। द्वितीय समिति का काम था विदेशियों का आंकड़ा रखना, ठीक है, कितना विदेशी आते हैं, जाते हैं, ठीक है। तृतीय समिति क्या था, तो जीवन व मृत्यु की आंकड़ा देखता था। चतुर्थ जो था वो व्यापार को देखता था। पंचम था माल की कितना वस्तुएं बिक्री हुआ, खरीद हुआ। और छठा देखता था कि कर, बिक्री कर जो लेता था वो छठी समिति लेता था, ठीक है। फिर दोस्तों चाणक्य कहता है, देखो यहाँ पे 2 प्रकार के गुप्तचर थे, क्या थे, 2 प्रकार के, ये भी प्रशासन का ही भाग है गुप्तचर, ठीक है। 2 प्रकार के गुप्तचर। गुप्तचर क्या होता है, गुप्तचर मतलब जो गुप्त रूप से प्रशासन का मतलब क्या करता है, देखभाल करता है, कोई संदेश को लेता है। आप सोचो कि अभी भी भारत में क्या है, गुप्तचर है, गुप्तचर विभाग है। गुप्तचर क्या करता है कि बॉर्डर पे कोई मतलब कि या कहीं भी दूसरे देश में भेष बदल करके जाता है, उस देश में रहता है, उस देश को के जो व्यक्ति है, जो मेन मुख्य क्या है, संचालक है, वो भारत के लिए कोई गलत तो नहीं सोच रहा है, तो वो पता करता है दोस्तों गुप्त रूप से, ठीक है। और भारत के प्रशासन में एक अहम भूमिका को निभाता है, ठीक है। तो अब समझो कि पाकिस्तान जो है बार बार क्या करते रहता है, आक्रमण करते रहता है, तो भारत से कोई व्यक्ति को वहाँ भेज दिया जाए, पाकिस्तान में कुछ व्यक्ति को, ठीक है, और कुछ क्या किया जाए कि वहाँ पे कोई इंडस्ट्री खोल ले या कोई फैक्ट्री में काम करे, लेकिन
साथ साथ में कोई नौकरी या कोई नौकरी पे मतलब कि करे काम, और ये काम करे लेकिन ये अंदर ही अंदर उसके सूचना को भी ले रहा है उस देश के, जो देश में चल रहा है और भारत के प्रति जो उसके सोच है, ठीक है, कोई वैसा प्लान तो नहीं न बना रहा है आक्रमण करने के लिए, तो गुप्त रूप से ये सूचना को पता करता है और भारत में भेजता है वो सूचना, ताकि पहले से ही क्या हो जाए, सावधान हो जाए। तो ये गुप्तचर होते थे दोस्तों। तो इस समय भी गुप्तचर होते थे। गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे। कितना प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो होता था जिसका नाम था संचरी, और दूसरा का नाम था संस्थान। क्या? संस्थान। संचरी और संस्थान। संस्थान मतलब जो एक ही स्थान पर रहकर काम करता था, एक ही स्थान पर रहकर सूचना का पता करता था, ठीक है, तो उसको संचरी कहा जाता था। और जो घूम घूम कर जगह जगह घूम घूम कर सूचना पता करता था, तो घूम घूम कर, ठीक है, जो सूचना पता करता था, काम करता था, उसको क्या कहा जाता था? तो संचरी कहा जाता। तो ये गुप्तचर है। गुप्तचर में सबसे प्रमुख जो गुप्तचर था वो महामात्य सर्प था। प्रमुख गुप्तचर कौन था? प्रमुख गुप्तचर कौन? तो महामात्य सर्प था। ये याद रखना आप। गुप्तचर सिंपल है कि गुप्तचर क्या होता है? गुप्त सूचना का पता करता है, ठीक है। और घूम घूम कर जो 2 प्रकार के होता था, एक संचरी, जो कि संचरी गुप्तचर क्या करता था? तो घूम घूम कर सूचना पता करता था। और संस्थान जो था एक ही स्थान पर रहकर सूचना पता करता था। प्रमुख गुप्तचर जो था वो कौन था? महामात्य सर्प। और चाणक्य जो है, चाणक्य गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? गूढ़ पुरुष। गुप्तचर को चाणक्य क्या कहते हैं? गूढ़ पुरुष, मतलब ज्ञानी व्यक्ति। अब बताओ ना, कोई व्यक्ति जाकर ऐसे ही थोड़ी ना किसी दूसरे मतलब राज्य में उसकी सूचनाओं का पता कर लेगा कि ये हमारे प्रति ज्ञानी होगा, वो भी वही ना किसी तरह से पता करेगा। तो गुप्तचर को किया चाणक्य ने क्या कहा? गूढ़ पुरुष कहा, ज्ञानी व्यक्ति कहा, ठीक है। तो ये रहा गुप्तचर से संबंधित कुछ बातें दोस्तों। अब देखते हैं इसके समाज, ठीक है, समाज को देख लेते हैं दोस्तों। अब जितना आपको लगे याद करना चाहिए उतना याद करना, ऐसा नहीं कि आपको लगे कि बहुत सारा इसमें आज की क्लास में जा रहा है तो आप उलझ मत जाना, ना भी याद करोगे इसको तो कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा थोड़ा जानकारी रखना, ठीक है। अब इसकी समाज को देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं? समाज से पहले हम चाहते हैं कि न्यायिक प्रणाली देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? न्यायिक प्रणाली, मतलब जो न्यायालय आज है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये है ना, तो ये देख लेते हैं न्यायिक प्रणाली। ये 2 प्रकार के न्यायालय इस समय था। कितना प्रकार के? 2 प्रकार के न्यायालय, ठीक है। ये 2 प्रकार के न्यायालय कौन कौन था? एक था दोस्तों जो सिविल न्यायालय। सिविल न्यायालय, सिविल मतलब होता है क्या? तो सिविल मतलब होता है कि आप समझो कोई किसी के ज़मीन हड़प लिया है या घरेलू छोटी मोटी लड़ाइयाँ, ये सिविल न्यायालय में आ जाता है, ठीक है। कोई चोरी कर लिया हो, क्या कर लिया हो? चोरी कर लिया, तो ये सिविल न्यायालय होता है, ठीक है। तो सिविल न्यायालय को कहा जाता था दोस्तों धर्म स्थायी। तो धर्म स्थायी किसको कहा जाता था? सिविल न्यायालय को, ठीक है। तो जो चोरी करता था उससे संबंधित जो न्यायालय था, कोई किसी के ज़मीन हड़प लिया उससे संबंधित न्यायालय था, उसको क्या कहा जाता था? तो धर्म स्थायी कहा जाता था, ठीक है। तो ये सिविल न्यायालय था। और दूसरा जो था दोस्तों, इसका जो मतलब कि मुख्य न्यायाधीश जो था उसका नाम था व्यावहारिक, ठीक है। ये मुख्य न्यायाधीश था, जज जो था उसको नाम, मतलब उसका पद को नाम था व्यवहारिक, ठीक है। दूसरा था फौजदारी। फौजदारी मतलब क्या? फौजदारी अभी इसको हम कहते हैं, ठीक है। फौजदारी मतलब मर्डर कर दिया किसी ने किसी का, तो ये सबसे संबंधित होता है फौजदारी। फौजदारी को कंटक शोधक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कंटक शोधक। मतलब दूसरा क्या था? कंटक शोधक, ठीक है। कंटक शोधक न्यायालय। एक न्यायालय का क्या नाम है? तो धर्म स्थायी न्यायालय, जो कि क्या दे चोरी वगैरह ये सब, किसी के ज़मीन को हड़प लिया, इससे संबंधित बात को देखता था। इसका जो मुख्य क्या था
उसको जो मुख्य जज था उसका नाम था व्यवहारिक, ठीक है। और एक कंटक शोधक जो कि मर्डर वगैरह ये सब कर दिया उससे संबंधित देखता था, ठीक है। तो कंटक शोधक का जो मुख्य अध्यक्ष था, मुख्य जज था, उसको प्रदेशिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रदेशिका कहा जाता था, ठीक है। तो ये न्यायालय है दोस्तों दो गो, ठीक है, धर्मस्थयी और कंटक शोधक, ठीक है। कंटक शोधक के क्या, जो कि मर्डर वगैरह ये सब को देखता था। ये अब थोड़ा सा आपको हम बता देना चाहते थे इसलिए बताएं, ठीक है, हमें लगा बता देते हैं। समाज दोस्तों, समाज में अगर अब देखें हम कि समाज में किस प्रकार के समाज इसका था, ठीक है। तो समाज कैसी जाति प्रथा था, वर्ण व्यवस्था था, तो मेगास्थनीज कहता है, कौन कहता है? मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में कहता है, मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज क्या कहता है कि सुव्यवस्थित जाति प्रथा था। क्या था? सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित जाति प्रथा। सुव्यवस्थित मतलब अच्छी तरीक़ा से जो जाति प्रथा, मतलब कर्म पर आधारित जाति प्रथा। किस पर? कर्म पर आधारित जाति प्रथा था दोस्तों। ये कौन कहता है? तो ये कहता है मेगास्थनीज कहता है कि सुव्यवस्थित जाति प्रथा था, अर्थात कर्म पर आधारित था। लेकिन चाणक्य कहता है अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, चाणक्य कहता है नहीं, वर्ण व्यवस्था, अर्थात ये क्या कहा कि वर्ण व्यवस्था विराजमान नहीं था। तो चाणक्य कहता है कि वर्ण व्यवस्था जो था, वर्ण व्यवस्था विराजमान था, विराजमान था। ब्राह्मणों की स्थिति बेहतर था, ब्राह्मणों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। क्या थी? अच्छी थी स्थिति ब्राह्मणों की। मतलब जाति प्रथा कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर भी आधारित था। किस पर आधारित था? जन्म पर आधारित था। कौन कहते हैं? चाणक्य कहते हैं। और मेगास्थनीज क्या कहता है कि कर्म पर आधारित था। तो किनकी बातों को मानेंगे? तो जाहिर सी बात है कि चाणक्य के बात को माना जाएगा, ठीक है। तो चाणक्य बात को हम मानेंगे और समझेंगे कि वर्ण व्यवस्था विराजमान था, ब्राह्मणों की स्थिति क्या थी? अच्छी थी, जन्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है दोस्तों। मेगास्थनीज कहता है कि दास प्रथा नहीं थी। मेगास्थनीज क्या कहता है? मेगास्थनीज कहता है कि समाज में दास प्रथा नहीं थी। दास प्रथा मतलब किस व्यक्ति को खरीद लिया और अपने काम में जो भी काम चाहे उसकी स्वतंत्रता को छीन लिया। खरीद लिया मतलब हम जो कहेंगे, हमारे सर्वेंट हो आप तो करना ही होगा। तो दास प्रथा नहीं थी। ये कौन कहता है? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ये भी कहता है कि भारतीय अकाल से परिचित नहीं थे। बताओ, मतलब कि कभी अकाल ही नहीं आया था। इतनी संपन्नता वाला देश था भारत उस समय। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा कि भारतीय अकाल से परिचित नहीं थे? अगर परिचित नहीं थे तो चंद्रगुप्त मौर्य जो 298 में हमने बताया कि राज्य को सौंपकर दक्षिण भारत में जाता है, कौन सा समय में जाता है? उस समय 12 वर्षीय अकाल आता है दोस्तों, 12 वर्षीय अकाल। तो ये गलत नहीं लग रहा है आपको? लेकिन चाणक्य कहते हैं कि नहीं, समाज में दास प्रथा भी थी। चाणक्य क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं कि समाज में दास प्रथा थी। दास प्रथा मतलब लोगों का खरीद और बिक्री होता था, दास प्रथा थी, ठीक है। दासों का 9 श्रेणियाँ बताता है। कितना श्रेणी के दास होते थे? तो 9 श्रेणी के दास होते थे उस समय। 9 श्रेणी के 9 प्रकार के दास होते थे। और कहते हैं कि अकाल से परिचित थे, अर्थात भारत में अकाल आता था। क्या दोस्तों? अकाल आता था, ठीक है। तो ये है इसकी समाज। पहला मेगास्थनीज क्या कहता है? सुव्यवस्थित जाति प्रथा मतलब कर्म पर आधारित। लेकिन चाणक्य क्या कहता है कि नहीं, वर्ण व्यवस्था विराजमान था, जन्म पर ही आधारित था, ब्राह्मणों की स्थिति काफ़ी बेहतर था। और मेगास्थनीज कहता है कि दास प्रथा नहीं थी। लेकिन चाणक्य 9 श्रेणियाँ बताता है दोस्तों दासों का, तो चाणक्य को ही मानेंगे, ठीक है। अकाल से परिचित नहीं थे, कौन कहते हैं? मेगास्थनीज, ठीक है। लेकिन अकाल से परिचित थे, ठीक है। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं दोस्तों। तो हमने मेगास्थनीज का वर्णन देख लिया कि मेगास्थनीज क्या कहते हैं। मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। कितना वर्ग में? समाज को, मौर्य समाज को कितने भागों में? 7 भागों में।
ये 7 भाग क्या है आप नहीं हम बताएंगे, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। दार्शनिक था, किसान था, शिल्पकार, व्यापारी था, सिपाही योद्धा था, सभासद, चरवाहे, मजिस्ट्रेट, ये 7 मतलब कि भागों में बांटा है। तो मेगास्थनीज के अनुसार समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था, तो 7 वर्गों में किया, 7 भागों में, जो कि ये कर्म पर आधारित था, ठीक है, कर्म पर आधारित ठीक है। तो मेगास्थनीज 7 भागों में बांटता है। अब देखते हैं दोस्तों महिलाओं की स्थिति। बिना महिलाओं की स्थिति के थोड़ी ना हम किसी समाज की अवलोकन कर सकते हैं। तो महिलाओं की स्थिति, ठीक है, महिलाओं की स्थिति देखते हैं। महिलाओं की स्थिति अगर आप देखो तो बहुविवाह की प्रथा थी, माने पुरुष बहुत सारा विवाह, एक से ज़्यादा विवाह कर सकता था, तो बहुविवाह की प्रथा, ये कौन कहते हैं, तो मेगास्थनीज कहते हैं, ठीक है। मेगास्थनीज कहते हैं कि बहुविवाह की प्रथा थी, ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं की स्थिति काफ़ी हीन थी, काफ़ी खराब थी, दयनीय थी। तो पुरुषों की अपेक्षा, पुरुषों अर्थात पुरुष की स्थिति ठीक थी, ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति क्या थी, हीन थी, मतलब खराब थी, ठीक है। ये कौन कहता है, तो बौद्ध और जैन ग्रंथ कहता है, बौद्ध और जैन ग्रंथ, ठीक है। बौद्ध और जैन ग्रंथ क्या कहता है कि पुरुषों के तुलना में महिलाओं की स्थिति खराब थी, ठीक है, दयनीय थी। महिलाएं अंगरक्षक इस समय हो सकती थी, अंगरक्षक, अंगरक्षक मतलब क्या, अंग का रक्षा, किसके अंग का रक्षा, तो महिला है तो वो रानी के शरीर के रक्षा करेगी, ठीक है। तो रानियों के रक्षा के लिए ये नियुक्त किया जाता था। महल के रक्षक हो सकती थी, महल रक्षक, महल रक्षक, या गुप्तचर हो सकती थी, महिलाएं गुप्तचर भी हो सकती थी, ठीक है। तो अंगरक्षक हो सकती थी, महल रक्षक और गुप्तचर, जो बताया हमने कि 2 प्रकार के संचरी और संस्थान गुप्तचर हमने बताया ना, जिसको चाणक्य ने क्या कहा, गूढ़ पुरुष ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है। सबसे सबसे जो फेमस जो गुप्तचर था उसका क्या है, तो महामात्य सर्प, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों। इस समय जो अविवाहित महिला थी होती थी उसका नाम था, मतलब अविवाहित महिला, आज अविवाहित कहते हैं, अविवाहित, जैसे आज कैसे कुमारी कहते हैं उसके, अविवाहित महिला को अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, अमाजू, क्या, अमाजू कहा जाता था अविवाहित महिला को, ठीक है। तो ये था महिलाओं की स्थिति। क्या हमने देखा महिलाओं की स्थिति में दोस्तों कि बहुविवाह की प्रथा थी, कौन कहता है, मेगास्थनीज कहता है। महिलाएं, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, हीन थी, ये बौद्ध और जैन ग्रंथ कहता है, ठीक है। महिलाएं अंगरक्षक, महल रक्षक, गुप्तचर हो सकते थे। अविवाहित महिला जिसकी विवाह न हुआ है उसको क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। अब देखते हैं धर्म दोस्तों, इस काल की धर्म, ठीक है। तो धर्म देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की धर्म, कौन सा साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य में जो धर्म था वो धर्म को देखते हैं, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे वो धर्म के प्रति सहिष्णु था। क्या था, सहिष्णु, सहिष्णु मतलब कि ऐसा नहीं कि जो धर्म को शासक मान रहा है सभी को उसी धर्म को बलपूर्वक मनाने के लिए ये प्रेरित कर रहा है, नहीं, ये धर्म को आप जिस भी धर्म को मानो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो धर्म के प्रति ये क्या था, सहिष्णुता था, ठीक है। तो ये धर्म के प्रति सहिष्णुता था। मौर्य शासकों ने कभी भी, कोई भी मौर्य शासक आप नहीं सुने होंगे कि मौर्य शासकों ने कि ब्राह्मण धर्म को अपनाया, ब्राह्मण धर्म को किसी भी मौर्य शासक ने नहीं अपनाया। तो मौर्य शासकों ने, ठीक है, शासकों ने क्या नहीं अपनाया, तो ब्राह्मण धर्म को नहीं अपनाया था, ब्राह्मण धर्म को नहीं अपनाया था, ठीक है। तभी तो ब्राह्मण ही इसको ख़त्म करता है, अंत में इतना चिढ़ होता है ब्राह्मणों को इससे, ठीक है। तो मौर्य शासकों ने ब्राह्मण धर्म को नहीं अपनाया। मौर्य शासक धर्म के प्रति सहिष्णु था। जैसे सहिष्णु कैसे था, ऐसा नहीं कि एक ही धर्म को मानते थे। जैसे चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य मानते थे जैन धर्म को अपनाए थे, जैन धर्म को। ऐसा नहीं है कि जैन धर्म को अपनाए और दूसरों धर्म को इन्होंने प्रताड़ना दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं इन्होंने किया। और इनके पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, ये कौन से धर्म को अपनाए? क्या ये भी जैन धर्म को? नहीं, ये आजीवक संप्रदाय। कौन से संप्रदाय को? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय को इन्होंने अपनाया था, ठीक है। और इनके जो पुत्र थे अशोक, अशोक कौन से धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म। देखो 3 शासक महान हुए, तीनों 3 धर्म को अपनाया, ठीक है। तो जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, आजीवक संप्रदाय जो कि भाग्यवादी संप्रदाय था, मखली पुत्र गोसाल इसका परिवर्तक है, ठीक है। अशोक बौद्ध धर्म को, ठीक है। अशोक जैसे कि हमने बताया कैसे सहिष्णु था दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन इन्होंने जो बराबर में गुफा बनवाया था, 4 गुफा, विश्व झोपड़ी, सुदामा, ठीक है, कर्ण, चौपड़, ये 4 गुफा कौन से संप्रदाय को दान में दिया था? क्या बौद्ध संप्रदाय को? नहीं, आजीवक संप्रदाय को। इसका मतलब क्या है कि ये सभी धर्म का आदर करते थे, ठीक है। तो यह रहा दोस्तों धर्म व्यवस्था, समझा। इस समय दोस्तों अब देखो देवी देवताओं की मूर्ति भी बननी प्रारंभ हो गई थी। जो देवी देवता के मूर्ति बनाता था उसको देवता कारू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देवता कारू। देवता कारू किसको कहा जाता था? तो जो बनाता था मूर्ति उसको देवता कारू कहा जाता था, ठीक है। अब देखो दोस्तों अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इसका अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था देख लेते हैं, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था जो था दोस्तों कृषि व्यापार और पशुपालन, कृषि व्यापार और पशुपालन पर आधारित था। पर क्या था? आधारित था। तो मौर्य साम्राज्य का अर्थव्यवस्था क्या था? कृषि व्यापार और पशुपालन पर आधारित था। 27 अध्यक्ष था, ठीक है। तो वो 27 अध्यक्ष हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि 18 तीर्थ और 27 अध्यक्ष, ठीक है। कृषि विभाग को सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता। जो कृषि विभाग था उसको क्या कहा जाता था? तो सीता कहा जाता था। अच्छा, कृषि जो मतलब फसल वाला विभाग को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। कृषि, व्यापार, पशुपालन, तो कृषि विभाग को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था, ठीक है। फिर दोस्तों कुछ प्रमुख कर, टैक्स दोस्तों, प्रमुख, बिना कर के कोई राज्य चलेगा? भला नहीं चलेगा। तो प्रमुख कर या टैक्स, टैक्स किस प्रकार से लिया जाता था? कौन कौन टैक्स? तो दोस्तों एक टैक्स का नाम भाग था। क्या था? भाग। ये मुख्य भूमि कर था। जितना भूमि आपके पास है ना, तो मुख्य भूमि कर, या इसको कहा जाता था उत्पादन। जितना उत्पादन आपके पास हुआ उसका 1/6 भाग ले लेता। अगर आपको पास 20 kg धान उत्पादन हुआ तो उसका 1/6 भाग, यानी 20 में 6 से भागा दो, और जितना आता है वो कौन ले लेगा? तो राज्य ले लेगा, ठीक है। तो ये कर व्यवस्था था, ठीक है। क्यों लेगा? तो सुरक्षा तो दे रहा है आपको ना। तो ये मतलब कि होता था कर व्यवस्था में। एक बलि था, एक कर क्या था? बलि क्या था? ये अतिरिक्त कर था। बलि क्या था? अतिरिक्त, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स ले लेता था। जब कभी मतलब कि ज़रूरत पड़ता था तो एक्स्ट्रा टैक्स या एक्स्ट्रा कर ले लेता था, ये बलि। एक था दोस्तों प्रणय। क्या था? प्रणय, मतलब ये कभी इमरजेंसी में जब वैसी ज़रूरत पड़ती थी तो ये टैक्स राजा तसलवाता था, प्रणय। तो इसको क्या कहा जाता था? तो आपातकालीन कर, ठीक है। आपातकालीन कर को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो प्रणय कहा जाता था। एक था शुल्क। क्या था? शुल्क, जो कि व्यापार पर लिया जाता था। व्यापार आप कर रहे हो तो शुल्क टैक्स देना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ कर था। भाग जो कि क्या? मुख्य भूमि कर, जो 1/6 भाग लिया जाता था। बलि अतिरिक्त, आपातकालीन कर को प्रणय कहा जाता था, शुल्क व्यापार कर, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों मौर्यकालीन सिक्का। मौर्यकालीन, ये अंतिम इसका टॉपिक है दोस्तों, मौर्यकालीन
सिक्का। ठीक है, तो सिक्का को देख लेते हैं। सिक्का दोस्तों मुद्रा विभाग में आएगा सिक्का। कौन से विभाग में? तो मुद्रा विभाग। जैसे सीता विभाग, सीता किसको कहा जाता था? तो सीता कहा जाता था दोस्तों कृषि विभाग को। उसी प्रकार से मुद्रा विभाग को लवणाध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लवणाध्यक्ष। लवणाध्यक्ष कहा जाता था किसको? मुद्रा विभाग को लवणाध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, जैसे कृषि विभाग को सीता कहा जाता था, उसी प्रकार से मुद्रा विभाग को लवणाध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, सिक्का एक सिक्का का नाम था कासारपन। क्या? कासारपन। कासारपन सिक्का था जो कि चांदी का था। क्या था? ये चांदी का था। कासारपन किसका था? चांदी का। और एक था सुवर्ण। सुवर्ण नाम से ही मतलब कि लग रहा है सोना, तो ये सोने का आभूषण था। सोने का आभूषण, तो ये भी चलता था सिक्का के रूप में। ठीक है, सोने का आभूषण। कासारपन क्या था? चांदी का सिक्का। सुवर्ण क्या था? सोने का आभूषण। तीसरा दोस्तों मासक था। क्या था? मासक। ये मासक तांबे का था, तांबे का सिक्का। और एक था दोस्तों काकणी। क्या? काकणी। काकणी ये भी तांबे का था। तो ये रहा दोस्तों सिक्का से संबंधित कुछ जानकारी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मौर्य साम्राज्य पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आज की क्लास में आपको कुछ ज़्यादा लगता है उसको आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके पिछले जितना भी हमने पढ़ाया सबको आप अच्छे तरीक़ा से याद रखना। ठीक है, ये भी कुछ बड़ी बात हमने नहीं आज बोल दिया दोस्तों। आज हमने न्याय व्यवस्था बताया कि दो प्रकार के न्यायालय, एक धर्मदस्यु होता था, एक कंटक शोधक। धर्मस्थी जो होता था मतलब कि वो कोई चोरी कर लिया ये सब संबंधित न्याय सुनाता था। अगर फौजदारी मुकदमा गया है मतलब किसी ने किसी का मर्डर वगैरह कर दिया तो वो फौजदारी कंटक शोधक में जाएगा। ठीक है, फिर हमने समाज बताया कि समाज इसका जो था सुव्यवस्थित जाति पर था, कर्म पर आधारित। कौन बताता है? मेगास्थनीज, जो कि ऐसा था नहीं। वो कौन बताता है? चाणक्य बताता है। ठीक है, कहता है कि जाति प्रथा थी, जन्म के आधार पर ब्राह्मण की स्थिति क्या थी? अच्छी थी। मेगास्थनीज कहता है कि अकाल नहीं पड़ता था। मेगास्थनीज कहता है कि अकाल से परिचित नहीं था भारतीय। मेगास्थनीज कहता है कि दास प्रथा नहीं था, लेकिन चाणक्य कहता है दासों का 9 श्रेणियाँ थी। बताओ, 9 श्रेणी का दास होते थे और मेगास्थनीज कहता है था ही नहीं। ठीक है, तो ये अतिशयोक्ति वाली बात है। ठीक है, चाणक्य कहता है कि अकाल तो पड़ता ही था दोस्तों। ठीक है, तभी तो चंद्रगुप्त मौर्य अकाल के समय ही तो दक्षिण भारत गए थे ना। फिर हमने कहा कि मेगास्थनीज ने समाज को वर्ण व्यवस्था के आधार पर 7 वर्गों में बांटा है। ठीक है, फिर महिलाओं की स्थिति हमने बताया दोस्तों कि बहुविवाह की प्रथा थी, मेगास्थनीज कहता है। और पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, हीन थी। ये कौन कहता है? बौद्ध और जैन ग्रंथ कहता है। महिलाएं अंगरक्षक, महल रक्षक और गुप्तचर पर मतलब कि के पद पर चुना सकती थी। अविवाहित जो महिला होती थी उसको क्या कहा जाता था? तो अमाजू कहा जाता था। फिर हमने धर्म बताया दोस्तों, कितनी ज़बरदस्त तरीक़ा से हमने बताया कि धर्म के प्रति सहिष्णु थे ये सब। कोई भी मौर्य शासक ब्राह्मण धर्म को नहीं अपनाया। पहले 3 शासक चंद्रगुप्त मौर्य, पहले इन्होंने जैन धर्म को अपनाया। ठीक है, फिर बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को अपनाया, जिसका प्रवर्तक कौन है? मखलीपुत्र गोसाल, जो कि भाग्यवादी पर आधारित संप्रदाय था। ठीक है, फिर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। साथ साथ में बौद्ध धर्म को अपनाया, उसका प्रचार प्रसार तो किया, लेकिन किसी को मजबूर नहीं किया उसको मानने के लिए। ठीक है, आप अगर सहमति है तो मान सकते हो, लेकिन मजबूर ऐसा नहीं कि हम शासक हैं, हम राजा हैं तो ज़बरदस्ती तुमको इसी धर्म को मनवाने की ये करें, नहीं। साथ साथ में हमने बताया कि धर्म के प्रति इतनी सहिष्णु थे कि बराबर की गुफा में 4 गुफा बनाया। बराबर की पहाड़ी पर जो गया में है 4 गुफा बनवाया। विश्व, झोपड़ी, चोपड़, करण, ये सब सुदामा। तो ये 4 झोपड़ा जो कि आजीवक संप्रदाय खुद मानते हैं, कौन से संप्रदाय? बौद्ध धर्म को। और ये किसको दिया? आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों को समर्पित कर दिया दोस्तों। फिर हमने दोस्तों बताया कि अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आधारित था। ठीक है, फिर इसमें हमने कहा कि कृषि विभाग का जो
था उसको सीता कहा जाता था। कुछ प्रमुख कर बताया जिसमें भाग है मुख्य भूमिका उत्पादन कर 1/6 भाग, बलि अतिरिक्त कर, परनय जो है वो इमरजेंसी में आपातकालीन कर लिया जाता था, शुल्क जो था वो व्यापारी कर था। इस प्रकार से दोस्तों हमने बताया। सिक्का हमने बताया दोस्तों कि जैसे यहाँ पे सिक्का जो मुद्रा विभाग का अध्यक्ष था उसको लवणाध्यक्ष कहा जाता था। कसारपन चांदी का सिक्का, स्वर्ण सोने के आभूषण, मासक तांबे, काकनी ये तांबे का होता था। ये सब हमने दोस्तों कितनी ज़बरदस्त तरीक़ा से हमने देख रखा है, ठीक है। तो ये था दोस्तों इसके समाज व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। तो इससे संबंधित आपको कोई मौर्य साम्राज्य से संबंधित कोई टॉपिक को हमने छोड़ा नहीं है, ठीक है। सभी को छेड़ा है और छेड़ा ही नहीं है, एक उचित विस्तार हमने दिया है। तो आज की क्लास में महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की समाप्ति होता है दोस्तों। अब हम इसके बाद मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मौर्योत्तर काल, ठीक है। तो अगले क्लास में हम मौर्योत्तर काल को देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो शासक आया उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। लव यू, टेक केयर।